भी लाइट नहीं रहती थी तो हम लैंप होता था जो लैंप से पढ़ाई करते थे। और कई बार क्या है कि लैंप भी नहीं जलता था तो क्या ट्रैक्टर होता था तो उसकी लाइट ऑन कर लेते थे और सब भाई बहन उसके सामने बैठ के और पढ़ाई करते थे, वो था। और न्यूज़पेपर हमारे आता था, जैसे हम गांव से 3 किलोमीटर दूर ढाणी है तो गांव में हमारे दादी का घर है तो वहाँ न्यूज़पेपर आता था। पहले दिन हमें पहले दिन का न्यूज़पेपर दूसरे दिन मिलता था और या फिर हमारे 4-5 दिन के इकट्ठे न्यूज़पेपर आते थे, फिर हम उनको पढ़ते, हमारी जो काम की चीज़ होती थी उसको कटिंग करके रख लेते थे। तो न्यूज़पेपर तो हमें ऐसे टाइम पे मिला ही नहीं होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, सेकंड में सिलेक्शन हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रिपरेशन जो भी है वो कंटिन्यू रखें और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस जर्नी में आप ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिविटी है आपके आसपास, उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। फोकस रखें अपने उस दिन को याद रखें बस भी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन कैसा फील होगा, या मेरे पेरेंट्स हैं उन लोगों ने मुझ पर कितना भरोसा किया है तो मैं उस भरोसे पे खरी उतर रही हूँ। तो अपना 100% दे, बाकी सब जो लिखा है किस्मत में वो मिल जाएगा, पर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और बहुत ही पॉजिटिव होकर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें ताकि आप अपनी एनर्जी सेव रखोगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी सेव रहेगी तो आप अपना बेस्ट दे सकोगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ राजस्थान हनुमानगढ़ जिले की भैरूसराय गांव से तीनों बहनें RAS में सिलेक्शन हुआ इनका। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। मेरा नाम रितु सारन है, मैं हनुमानगढ़ के बेरूसरी गांव की रहने वाली हूं और मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक स्कूल गई हूं। उसके बाद 12वीं ग्रेजुएशन MA नेट तक मैंने घर पे पढ़ाई की। और फिर मैंने UPSC की तैयारी की और UPSC के 4 मेंस लिखे, 6 चांस दिए और फिर मैंने 2016 का पहले RAS दिया, उसमें मेंस तक पहुंची और अब की बार मुझे 2018 में अलाइड सर्विस मिलेगी। अच्छा मैम, आप बताइए। मैं अंशु शारण, मेरा भी दूसरा अटेम्प्ट है ये RAS में और अभी 2016 में मैंने पहले दिया था। मैंने PhD कर रखी है, संस्कृत में कर रखी है अभी। और हम सब ने जैसे घर पे ही पढ़ाई हम सब भाई बहनों ने की है, तो हमारा इंट्रोडक्शन तो वैसे सेम ही है। अच्छा, आप पारिवारिक पृष्ठभूमि तीनों की एक आप बता दीजिए। पापा किसान है और मम्मी हाउसवाइफ है और पापा छोटे किसान है। हम 6 बहन भाई है, 5 बहनें हैं, 1 भाई है। मेरे से 2 बहन बड़ी है, उनमें बड़ी दोनों में RAS का सिलेक्शन हो चुका है। एक का 2010 में है, वो तो BDO है, और उससे बड़ी है वो कोऑपरेटिव सर्विस में। अच्छा मैम, जब RAS का रिजल्ट आया था 13 तारीख को, उस टाइम आप तीनों बहनों का सिलेक्शन एक साथ में हुआ था। उस टाइम आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था और आपके घर वालों का, मम्मी जी का और आपकी जो बड़ी सिस्टर उनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति? सर, जहाँ तक पापा मम्मी का है तो उनको तो लगा भी ठीक है, सब जॉब मिल गया तो वो खुश थे। पर हमें क्या थोड़ी अच्छी रैंक की उम्मीद थी तो हमें एक बार निराशा हुई भी, इतनी अच्छी रैंक तो नहीं आई। पर फिर पापा मम्मी को देख के फिर हमें ही लगा चलो ठीक है, एक बार आगे और ट्राई करेंगे। पर इतनी ज़्यादा खुशी वाली बात वो नहीं थी। हाँ, अंशु की अच्छी रैंक थी तो इसको देखें, सबसे छोटे इसको अच्छी रैंक थी तो हमें खुशी भी हुई साथ में। तो मैम, रिजल्ट से पहले आपको कितनी उम्मीद थी कि आप तीनों बहनों की अनुमानित तौर के इतने दिन लग सकती है? अनुमान तो पेपर अच्छी हुई थी, मेंस की अच्छे पेपर हुए थे तो हमें लग रहा था कि 300 के अंदर हमारी रैंक आ जाएगी। तो तीनों का था, अच्छे पेपर थे, मुझसे दोनों के अच्छे थे, मेरा ठीक ठाक था। एक तीसरा पेपर एक था तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा मैं इनसे पीछे हूँ। पर फिर इतना लोगों के और ज़्यादा ये कंपटीशन है, लोग हमसे और ज़्यादा अच्छा कराए, बेटर कराए, तो फिर हम थोड़े हो सकता है हम पिछड़ गए। तो इस वजह से फिर हम अब नेक्स्ट तैयारी करेंगे। और मैम, ये RAS की यात्रा आपके परिवार में कहाँ से शुरू हुई थी? हमारे परिवार में जैसे बड़ी दीदी से शुरू हुए थे। हम सब भाई बहनों ने वैसे तो BA में जैसे किया था तो उसके साथ ही हमने शुरू कर दिया था। उसके बाद देखें तो दी लोगों ने जैसे दिया था तो UPSC का दिया था, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था। UPSC मेंस दिया, इन तीनों बड़ी है उन्होंने UPSC मेंस सब क्लियर कर चुके थे पर वो इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाए। उसके बाद दीदी लोगों ने RAS का जो दिया तो सबसे बड़ी थी उनका, फिर 2010 में सिलेक्शन हो गया था और सबसे बड़ी थी उनका उनके बाद हुआ था 2012 में हुआ था। तो हमारा सबका देख के तो जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहीं से हमने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा मैम, आप बताइए कि RAS का जो बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपके फैमिली में या तीनों बहनों का आपका?
मुख्य सबसे पहले तो यही था कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी। तो जैसे हमने पढ़ाई की थी, हमारी स्कूलिंग हुई थी, वो सेल्फ स्टडी थी, प्राइवेट हुई थी। तो एक प्रशासनिक सेवा ये एक ऐसा क्षेत्र था कि आर्ट बैकग्राउंड के जो भी छात्र होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो मोस्टली यही है कि RS या ये ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी एक यही ऑप्शन था कि अच्छी जॉब लेनी है, कुछ करना है, तो RS का किया। इस वजह से यही मेन मकसद तो यही था। और फिर अब ये था कि जैसे हमारी स्कूलिंग नहीं हो पाई, तो ये था कि कुछ अच्छी पोस्ट पे अगर हम जाएं तो क्यों ना कुछ समाज की जो भी और ज़्यादा जो छात्राएं हैं जो नहीं जा पा रही है या जो ड्रॉप आउट हो रही है स्कूल से, तो उनकी थोड़ी हेल्प कर सके। तो ये भी हमारा मेन मोटिव था। अच्छा मैम, आप बताइए कि ये जो RS के आप तीनों को बहनों में सिलेक्शन हुआ, तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय मेन तो मम्मी पापा को है। उन्होंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया। इतने हमें काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मैं बता रही हूँ 6 तो मैंने UPSC के दे दिए, 2 दूसरा ये है, तो 7-8 साल हो गए। तो इसमें और आपको पता है RS के 4 साल लग जाते हैं। तो ये एक मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और हमारा हमेशा साथ दिया। और अभी भी उनका ये है कि आगे की नेक्स्ट पढ़ाई जारी रखो, जब तक आपको टॉप सर्विस नहीं मिले आप आराम से पढ़ाई करो अभी। तो मम्मी पापा और फिर जब बड़ी दीदी लोग आए, उनका ये है कि उनका सिलेक्शन के बाद हमें सारी सुविधाएं मिल गई। जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम अपने ढाणी में आराम से 6 बहन भाई है वहीं पढ़ते थे, पर उनका सिलेक्शन हो गया और हमारी नीट JRF हो गई। तो फिर हम ये दोनों PhD करने के लिए जयपुर आ गए। तो हम 12 आए तो हमें टेस्ट सीरीज़ करने का मौका मिला इंस्टीट्यूट में। तो ये तो मम्मी पापा और दीदी लोगों को ज़्यादा क्रेडिट। मैम आप बताइए कि RS की यात्रा के दौरान आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों को किस प्रकार, उस चुनौतियों पर किस प्रकार उभरे? अगर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जैसे हमें गाइडेंस नहीं मिली टाइम पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी। दूसरा कि हमें नहीं पता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज़ नहीं कर पाई तो हमें हमारी कमी का भी नहीं पता चला। तो इस वजह से हमें बहुत टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर उनका सामना अगर देखें तो फिर हम सब भाई बहनों ने साथ मिल के इसकी तैयारी शुरू करी और एक दूसरे के जैसे टेस्ट हम चेक करते थे कि खुद ही चेक कर लेते थे कि कैसे कहाँ कमी रह गई और हमें इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यही हमारी स्ट्रेटजी थी। अच्छा मैम आप बताइए कि जब आपके गांव में लाइटों की व्यवस्था नहीं थी तो भी आपने तीनों ने बहनें पढ़ाई की और आपकी बड़ी बहन का भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो किस प्रकार हुआ? लाइट की व्यवस्था तो मैंने अभी तक नहीं है इतनी व्यवस्था। तो ये बताऊं तो 7-8 घंटे तक लाइट का कट रहता है। अगर थोड़ी सी भी आंधी आ गई, बारिश हो गई तो फट से 3-4 दिन के लिए लाइट कट ही मानो। और उस जब हम घर पे पढ़ाई करते थे, हमारी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन टाइम था या जब सोचा था स्टार्टिंग का RS का करने का, उस टाइम लाइट की कनेक्शन ही नहीं होता था वहाँ तक। क्यों ढाणी तक लाइट का कनेक्शन जाना बहुत बड़ी बात होती थी, तो नहीं था। तो उस टाइम हम लैंप से या लालटेन से उससे पढ़ाई करते थे, या फिर ट्रैक्टर होता है खेतों में काम करने के लिए, उसकी लाइट जला के उसके आगे पढ़ाई करते थे। तो ये बहुत सारी जो बेसिक जो फैसिलिटी होती है वो गाँव तक आज भी नहीं है। तो उससे मुझे क्या, सभी को वो प्रॉब्लम तो होती है, आज भी होती है बहुत सारे लोगों को। तो ये मेन प्रॉब्लम थी। अच्छा मैम बताइए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आप गांव में भी पढ़े हो, फिर अभी जयपुर में भी आपने लगभग 1-2 महीने पढ़ाई की होगी, तो आपको क्या लगा कि गांव में सही पढ़ाई होती है या फिर आप जयपुर या दिल्ली में पढ़ाई सही होती है? आपको मतलब क्या डिफरेंस लगा उनमें? पढ़ाई तो ये है कि स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो खुद कितना पढ़ना चाहता है और जगह कोई मायने नहीं रखती। पर ये है गांव और शहर की, ये कह सकते हैं कि शहर में हर चीज़ की फैसिलिटी है, गांव में लाइट की प्रॉब्लम है। और मतलब ये है बुक्स की है, बुक्स है हमें मैटर नहीं मिलता है। तो जयपुर आके हम लेके जाते थे, जब दीदी लोग पढ़ते थे तो पापा जयपुर आके वो किताबें लेके जाते थे। तो ये है कि यहाँ है, यहाँ भाग के जाके ले आओ, आराम से पास में बुक्स मिल जाएगी। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के आजकल तो मार्केट में नोट्स मिल रहे हैं, तो वो भी हम बेटर से बेटर देख सकते हैं। तो ये है कि शहर का तो अलग फ़ायदा है ही, पर फिर भी अगर कोई नहीं आ पाए मान लो तो घर बैठ के भी आराम से पढ़ सकता है। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने UPSC में मेंस भी लिखा है, तो आपने कभी सोचा होगा कि मेरे क्या कमियां रह गई होगी? आखिरकार आपका 3-4 बार मेंस लिखने के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके जो फ्रेंड है, बहन है, जिससे मतलब आपने डिस्कस किया होगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या कमियां रह होगी आप में?
कमियां, मेन कमी यही मान सकती हूँ कि मैंने जो लिखने की प्रैक्टिस है वो कम की। और ये यूपीएससी और आरपीएससी दो ऐसी हैं कि इसके एग्ज़ाम अगर पास करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने होंगे। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इतना लिख नहीं पाई। और अगर लिखती भी तो कोई चेक करने वाला उस टाइम कोई था ही नहीं, ना मुझे ये नहीं पता था उस टाइम में टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती है क्या। तो फिर मैंने यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी। और अभी पिछले बार ये अलाइड मिलने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि टेस्ट मैंने कम लिखे। तो ये जितने लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी सक्सेस बढ़ती जाएगी। मैम, आपकी तीनों बहनों में से आपकी रैंक अच्छी आई है, तो आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी या फिर टेस्ट सीरीज़ से कितना बेनिफिट मिलता है? टेस्ट सीरीज से तो बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। इससे आपको एक तो राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाती है जितना आप लिखोगे, और इससे एक आपको यहाँ पे जैसे गाइडेंस मिल जाता है कि आपको क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। जैसे आरएस में है तो हमें पॉइंट्स में लिखने चाहिए, तो पहले मैं पैरा में लिखती थी, मुझे नहीं पता था कि आपको पॉइंट्स में लिखने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि आपको नहीं, पैरा में नहीं लिख सकते आपको पॉइंट्स में लिखने चाहिए। तो टेस्ट सीरीज से तो हाँ बिल्कुल राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है, फिर वही आपको बेनिफिट देता है लास्ट में। मैम, आप बताइए कि आप आरएस बनने से लेकर आप समाज में क्या क्या योगदान करना चाहती हो? मैं अभी तो जैसे मुझे भी एलाइड सर्विस मिली है, और जैसे आरएस में अगर आगे भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, टॉपर में आऊँगी, तो मेरा तो मेन मोटिव यही है कि जो गर्ल्स है ना, चाहे वो स्कूलिंग नहीं जा पा रही है या कॉलेज में नहीं जा पा रही है, या जिनको किसी तरह की गाइडेंस अगर उनको नहीं मिल पा रही है, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उनको अच्छे से गाइड करूँ। चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें वो अपना प्रॉपर कर सके, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े, कम से कम टाइम लगे। और वही मेरा वही है कि मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। और इसके लिए सर अभी इसे स्टार्ट भी कर दिया, मैं चारों बहन भाई बड़ी दीदी लोग भी हमारी मदद करें कि हम एक पहल अकेडमी स्टार्ट करें जिसमें करंट्स की मतलब क्वेश्चन वगैरह है। करंट के अब मैटर तो अवेलेबल हो जाता है, पर करंट के क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करे, तो वो फ्री में अगर कोई करना चाहे तो इस हिसाब से हम सोच रहे हैं। और अभी स्टार्ट किया है अभी तो अगर कोई करना चाहे तो वो फ्री में कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं जैसे हमें अगर मैटर वगैरह नहीं मिला तो ऐसा कोई गाँव में और बैठा होगा कोई, तो अगर वो चाहे, आजकल के मोबाइल सबके पास है, नेट की फैसिलिटी भी है, तो वो अपना आराम से कोई जैसे क्वेश्चन आंसर है वो कर सकता है। तो हम इसे धीरे धीरे स्टार्ट थोड़ा सोच रहे हैं करने का। अच्छा मैम, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। आप जब गए थे फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया था, तो किस प्रकार आपको फेस हुआ और किस प्रकार आप मतलब किस प्रकार लगा आपको इंटरव्यू के हॉल में गए थे तब? इंटरव्यू का अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, और मतलब अच्छा सहयोगात्मक रवैया भी था बोर्ड का। और एक 4 मेंबर थे, तो उन्होंने अच्छा जो क्वेश्चन पूछी वो करंट के थे। मेरे हिस्ट्री बेस से हूँ, मेरे एमए हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। और कोरोना चल रहा है तो कोरोना के मोस्टली है, कोई वैक्सीन वगैरह का पूछा था, अच्छा पूछा था, और मैंने सबके मोस्टली जवाब भी दिए थे। मैम, एक दो जो इंटरव्यू में पूछे गए एक दो क्वेश्चन का जिक्र कीजिए और आंसर आपने किस प्रकार दिया? एक तो मुझसे जैसे पूछा था मेरी पेंटिंग हॉबी है। अच्छा। तो उसके बारे में मुझसे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका पूछा था जैसे ये राजस्थान के पेंटर्स कौन से है, यहाँ की मोनालिसा किसे कहते हैं राजस्थान की, तो एक तो उस पे चला गया था। और कुछ मैं लड़की हूँ तो वुमेन से रिलेटेड था, जो वुमेन से रिलेटेड जितने लॉज है वो बताइए, एजुकेशन से कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसी पे मेरे गया था इंटरव्यू मोस्टली। राजस्थान के बारे में पूछा गया होगा, अपने गांव ढाणी के बारे में पूछा गया? हाँ, बैकग्राउंड से पूछते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड पे जाए, किसी पे भी जा सकता है, करंट पे भी जा सकता है, आपकी हॉबी पे जा सकता है, सब्जेक्ट पे जा सकता है, किसी पे भी जा सकता है, इसका तो कोई कुछ बता नहीं सकते हैं। मैम, आप बताइए स्पेशल प्रीलिम्स के लिए आपको किन किन प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा? प्रीलिम्स में जैसे प्रीलिम्स में कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स हो गया था, क्लियर हो गया था। तो मैंने जैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ी तो कुछ बेसिक बुक्स है, जैसे प्रीलिम्स ज्योग्राफी होती है, उसमें हिस्ट्री, राजस्थान जीएस, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स का, और मैथ रीजनिंग करके इनका आता है। आपका एक ही कॉमन पेपर होता है। तो उसमें जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 तक NCERT पढ़ी थी, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी, और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और राजस्थान जीएस के लिए मैंने लक्ष्य नाम की एक बुक आती है वो पढ़ी थी। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन निकाले थे। कोई टेस्ट सीरीज तो मैंने नहीं ज्वाइन की थी, पर जो भी बुक से मुझे जहाँ से भी ऐसे लगता है हाँ ये क्वेश्चन है, मैं वहीं से मैंने सोल्व किए थे। तो प्रीलिम्स में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।
मैम आप बताइए कि जैसा अब पहले आप गांव में रहते थे, तब आप न्यूज़पेपर किस प्रकार पढ़ते थे? गांव में न्यूज़पेपर की बहुत प्रॉब्लम होती थी। न्यूज़पेपर की हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी और न्यूज़पेपर हमारी आता था, जैसे हम गांव से 3 किलोमीटर दूर ढाणी है, तो गांव में हमारे दादी का घर है, तो वहाँ न्यूज़पेपर आता था पहले दिन। हमें पहले दिन का न्यूज़पेपर दूसरे दिन मिलता था, और या फिर हमारे 4-5 दिन के इकट्ठे न्यूज़पेपर आते थे, फिर हम उनको पढ़ते, हमारी जो काम की चीज़ होती थी उसको कटिंग करके रख लेते थे। तो न्यूज़पेपर तो हमें ऐसे टाइम पे मिला ही नहीं। फिर हम ऐसे मंथली होती है प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल वगैरह आती थी, हम वही पढ़ते थे फिर। मैम आप बताइए कि आरएएस की यात्रा के दौरान या सिविल सेवा की यात्रा के दौरान आपको जयपुर या दिल्ली जाना ज़रूरी है या फिर कोचिंग ज्वाइन ज़रूरी है? सर ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली या जयपुर जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। और वैसे अगर वो फैसिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप अगर कोई जा सकता है तो उसको बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, फालतू का टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई गाँव से है, ऐसा है कि जो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जैसे ऑनलाइन बहुत सारा मैटर अवेलेबल है, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप वो ऑनलाइन मैटर वहाँ से उठाए, अपने खुद के नोट्स बनाए और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और जैसा कि अभी तीनों बहनों का सिलेक्शन हुआ, इसके लिए पहले तो मैंने बहुत बहुत बधाई दी है और आशा करते हैं कि आप अगले अटेम्प्ट में और मतलब अच्छा करें। तो अंत में आप राजस्थान की लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, कि जो घर पे ही रहकर पढ़ाई कर रही है, एक ग्रामीण परिवेश से है? अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आराम से मेहनत करें और खुद पे इतना भरोसा रखिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और पढ़ाई बीच में कभी ना छोड़ें। ये आरएएस ऐसी चीज़ है कि इसमें टाइम लग सकता है, मुझे भी टाइम लगा है, पूरे 8 साल से मैं लगी हुई हूँ। अभी अलाइड सर्विस ही मिली है मुझे, नेक्स्ट में अभी और करूँगी। तो इसमें धैर्य की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तो आप अपना धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। अच्छा, आप मैं से कुछ कहिए। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उनके मम्मी पापा को कहना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। इसमें इतना टाइम लगता है कि सबको ऐसे लगता है कि जल्दी से जल्दी शादी कर दें, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको एक अगर आपने दिया है टाइम, आपने कहा है कि आपको आरएएस की या किसी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आपको उनको एक समय देना चाहिए ताकि वो अपनी तैयारी भी टाइम पे कर सके और उन्हें एक मेंटल जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो उनको देना चाहिए। मैं तो सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, बाय द वे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे होते हैं, लक होता है, बहुत सा हार्ड वर्क होते हैं, बहुत सब एक जैसे नहीं होते। कोई बंदा होता है बहुत टैलेंटेड होता है, कोई होता है एवरेज होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, सेकंड में सिलेक्शन हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रिपरेशन जो भी है वो कंटिन्यू रखें और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस जर्नी में आप ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिविटी है आपके आसपास, उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे। फोकस रखे अपने उस दिन को याद रखे, बस भी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन कैसा फील होगा, या मेरे पेरेंट्स हैं उन लोगों ने मुझ पे कितना भरोसा किया है, तो मैं उस भरोसे पे खरी उतर रही हूँ। तो अपना 100% दे, बाकी सब जो लिखा है किस्मत में वो मिल जाएगा। पर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे और बहुत ही पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें, ताकि आप अपना एनर्जी सेव रखोगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी सेव रहेगी तो आप अपना बेस्ट दे सकोगे। तो बस यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग और कंटिन्यू प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, बस वो करते रहे। चलो ठीक है मैम, आप तीनों बहनों ने हम टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ती और जैसे कोई भी क्वेश्चंस पेपर आते थे, जो बैंक पीओ के हो, कोई भी स्टेट सर्विसेज के हो, ऐसे आते, तो मैं वो करती थी। तो जैसे मैं खुद पढ़ती थी तो मुझे वो मैं करके देखती, मुझे लगता था हाँ ये मैं भी कर सकती हूँ। और फिर मम्मी पापा, मेरी जो बड़ी सिस्टर्स है, वो सब लोग, माहौल पहले से ही था, तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ और फिर मैंने वहाँ से ट्राई किया और हो गया वो। मैम आप बताइए कि जब आरएएस का रिजल्ट आया, तब आपके तीनों बहनों का सिलेक्शन हुआ, तो तब आपको कैसे फील हुआ? तब आपके पिताजी को और माताजी को कैसा लगा? सर सच्चाई तो ये, स्टार्टिंग में जब हमने रैंक देखी तो हमें इतनी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये तो अलाइड सर्विस मिलने वाली बात थी और हम अच्छी रैंक की उम्मीद कर रहे थे। तो उस दिन तो हम मायूस से ही हुए थे। फिर बाद में पता चला भी ठीक है, गांव वाले आसपास के लोग बहुत खुश हुए भी, 5 बहनों को जॉब लग गई। एक अच्छा संदेश मतलब मैसेज लिया लोगों ने, लोग अच्छा भी हम भी पढ़ेंगे, ऐसा आप एक बार गाँव आओ, आप आओगे तो गांव के लोग हैं वो प्रेरित होंगे, बच्चियां प्रेरित होंगी। तो फिर हमें लगा ठीक है, एक पॉजिटिव मैसेज समाज
कॉलेज को जा रहा है, तो हमने सबको मतलब जितना हो सकता है उतना लोगों को बताया भी। हम अच्छी तरह से जाके गांव जाके भी आए, और पर उतना हमें वो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अंशु की अच्छी रैंक थी, पर अंशु भी इतनी इस रैंक के वो जो पेपर हुए थे, जो जिस हिसाब से इंटरव्यू हुआ था उस हिसाब से लग रहा था रैंक अच्छी आनी चाहिए। पर कोई ना, अभी हम नेक्स्ट और करेंगे तैयारी और सकते हम। और इसमें 3 चरण होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जीएस के आता है हमारा पूरा, जैसे इंडिया का पूरा जीएस आ गया, या राजस्थान का भी आ गया, करंट भी आएगा इसमें राजस्थान का। फिर इसके बाद हम देखें तो मेंस होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, वो जनरल 3 तो जनरल पेपर होती है, उसमें लगभग कुल मिला के बहुत 18 या इसके लगभग इतने ही है उसमें सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया। और 4th पेपर होता है वो इंग्लिश का और हिंदी का होता है 4th पेपर। इसके बाद इंटरव्यू होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। मैम आप बताइए कि जब आप गांव ढाणियों में पढ़ाई करते थे, ढाणियों में लाइटों की व्यवस्था सबसे पहले नहीं थी, या सिमनी से पढ़ाई करते थे, आप किस प्रकार पढ़ाई करते थे? 5 बहनें थे, 1 भाई थे, वो सभी मिलके पढ़ाई करते थे, अपने सभी किस प्रकार करते थे? और मम्मी की भी घर में हेल्प कराते थे, उनके साथ साथ पढ़ाई किस प्रकार करते थे आप? सर, लाइट की वो जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम उस टाइम ही नहीं थी, आज भी है उस क्षेत्र में। जैसे लाइट की अगर कनेक्शन आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइट रहेगी, लाइट कट रहता है। अभी भी मैं जैसे गांव गई हूँ, देखती हूँ तो 6-6, 7-7 घंटे लाइट कट रहती है। उस टाइम तो बिल्कुल भी लाइट नहीं रहती थी, तो हम लैंप होता था, जो लैंप से पढ़ाई करते थे। और कई बार क्या है कि लैंप भी नहीं जलता था, तो क्या ट्रैक्टर होता था तो उसकी लाइट ऑन कर लेते थे, और सब भाई बहन उसके सामने बैठ के और पढ़ाई करते थे, वो था। और जहाँ तक घर की, जैसे आपने पूछा मम्मी की हेल्प करते थे, तो ये मम्मी ने कभी हमें ये नहीं बोला कि घर का काम करना है। मम्मी ने हमेशा, जैसे पापा सोचती, वही सोच मेरी मम्मी की थी। मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर है, फिर भी सोच यही थी कि जैसे मैं घर का काम कर रही हूँ, मेरी बेटियाँ ऐसा नहीं कि अपनी सारी ज़िंदगी घर के काम में लगी रहे। उनको बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं लोगों को नहीं सुन पा रही हूँ, या लोग जिस तरह से मुझे ताने दे रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को आगे जाके इस तरह के ताने सुनने पड़े। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों को घर का काम करना है। उन्होंने हमें एक अनुशासन सिखाया ज़िंदगी में, जो हमारे आज तक जो अनुशासन है, भी टाइम से पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, एक रेगुलर स्टडी का जो हमारा प्रोग्राम घर पर रहकर बना। वरना घर पर बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि घर पे 6 बच्चे हो तो वो शेड्यूल नहीं बन पाता। मम्मी की वजह से जो हमारी लाइफ में जो अनुशासन है, वो मम्मी की वजह से है। तो मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। मैम आप बताइए कि जब ये आरएएस की भर्ती आती है, फिक्स नहीं है कि कभी आए आरएएस का प्रीलिम्स, कभी आए तो लेट हो जाता, मेंस लेट हो जाता, इंटरव्यू लेट हो जाता, लेकिन इसमें स्थिरता है नहीं, ठीक है? तो लेकिन उसमें मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को निरंतरता रखना, सो वो सबसे, आप तीनों बहनों में सबसे बड़ी बात थी, वो आप कहाँ से लाए और किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट रखें? मोटिवेट तो ये है कि जैसे ये आरएस की वैकेंसी आती है, प्रीलिम्स तो टाइम से हो जाता है, फिर ये कि लेट हो, ये तो संस्था का काम है। भी एग्ज़ाम कब ले, हमें जब एग्ज़ाम देने का डिसाइड कर ही लिया है एग्ज़ाम देना है, तो कितने लेट हो हम अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, जितने भी पेशेंस रखें, जितने टेस्ट वगैरह लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत टफ है। तो जितना टाइम मिले उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि इस भी लेट हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल सिलेक्शन जब आता है, अगर आप टॉप करते हो तो सारे बराबर हो जाते हैं, कोई याद नहीं करता इतना टाइम लगा, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यही सोच के बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू, हमें तो मम्मी पापा बस यही कहते हैं, टाइम का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने टाइम मतलब वेस्ट कर रहे हो, आगे एग्ज़ाम गया तुम ढीले पढ़ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो वो भी बोलते रहते हैं, हम खुद भी यही सोच के बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, तो एक दूसरे का साथ बना रहता है, पढ़ाई चलती रहती है। कोचिंग का तो कहें तो हमने कोचिंग जैसे कि नहीं, हम स्टार्टिंग से हमें घर पे पढ़ने का जो रहा है, तो इस वजह से हम कोचिंग कर भी नहीं पाए, क्यों इतना महंगा होता है। तो इस वजह से बाकी कितना फ़ायदेमंद रहता है, हाँ कुछ गाइडेंस मिलती है, बिल्कुल हाँ फ़ायदा तो उसका होता ही है। तो अब पर्सनली हम देखें तो हमें नहीं पता कि इसका कितना फ़ायदा होता है, पर हाँ इसका गाइडेंस मिलती है, आपको अच्छा मैटर मिल जाता है टाइम पे, आपको सब कुछ अगर मैटर मिल गया तो आप टाइम पे उसको क्लियर कर पाएंगे। तो हमारा जैसा स्ट्रगल ज़्यादा रहा है, तो हम टाइम पे उसको क्लियर नहीं कर पाए, मोटिवेट भी होते हैं आप, हाँ बिल्कुल। तो उसका फ़ायदा तो आपको बिल्कुल मिलता ही है। गांव की लड़कियां हैं, पढ़ना चाहती है, गांव वाले अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बाकी सब काम छोड़ दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो। तो काफ़ी चेंज आ गया है अब लोगों को। तो खैर आगे बढ़ के एक बार करना होता है, हमें स्ट्रगल थोड़ा जरूर हुआ, हमने आगे बढ़ा, तब और लोग भी तो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, काफ़ी लड़कियाँ हैं गाँव की है जो पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई कर भी रही है। अब तो एमए तो नॉर्मल हो गया गाँव में।